हेलो माय यंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबों का मेरे चैनल फिजिक्स प्लस 2 में। मैं सुरेश सर फिर एक बार आपके साथ क्लास 12 के फिजिक्स का नया वीडियो लेकर अभी जो वीडियो में हम आप लोगों के सामने आ रहे हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो 2024 16 फरवरी फिजिक्स का पेपर जैक बोर्ड में आने वाला है, उसको लेकर के आ रहे हैं। शुरू से अंत तक वीडियो के साथ बने रहेंगे। इसके पहले मैंने मॉडल पेपर के रूप में पार्ट 1 को रखा था। आज है पार्ट 2, फिजिक्स क्लास 12 जैक बोर्ड मॉडल पेपर पार्ट 2। दूसरा पार्ट है आज वीडियो का। दूसरा पार्ट है, आप सब शुरू से अंत तक बने रहिए और अपना मोमेंटम देखिए कि कितनी गहराई में आपकी तैयारी है। मुझे विश्वास ही नहीं, 100% ये हम दावे के साथ कह रहे हैं कि जो भी बच्चे इस चैनल से जुड़े हुए हैं उनकी तैयारी फिजिक्स में 90+ हमेशा रहेगी, उस पर कोई टेंशन नहीं है। आइए देखिए आज का क्या क्वेश्चन हम लेके आए हैं आपके साथ। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण विभव मापी के लिए सर्वमान्य है। एक इक्वेशन वहां दिया हुआ, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज वैलिड फॉर पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर के लिए कौन सा इक्वेशन इसमें वैलिड है। तो पोटेंशियोमीटर का जो इक्वेशन आप याद किए होंगे या जो पढ़े हैं उसको आप याद कीजिए। पोटेंशियोमीटर में जो पोटेंशियोमीटर का यूज हम लोग करते थे टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स या टू मेजर द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ए प्राइमरी सेल्स, उसका जो निकालते थे हम लोग, और उसका जो एक्सप्रेशन आता था वो था आपका E1/E2 इक्वल टू L1/L2। मतलब EMF is directly proportional to length। EMF is directly proportional to length। तो यहां देखिए आपका कौन सा इक्वेशन सही है। E1 L1, E1 के नीचे अगर E2 कर देंगे तो L2/L1 आएगा, ये नहीं आएगा। E1 के नीचे E2 कर देंगे तो ये यहां चला जाएगा, इसलिए ये ऑप्शन सही है। L1/L2 यहां पर है, यहां पर ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 2 आइए देखिए, यदि किसी चालक की लंबाई 2 गुनी बढ़ा दी जाए तो प्रतिरोध क्या होगा। इफ द लेंथ ऑफ ए कंडक्टर इज डबल्ड देन इट्स रेसिस्टेंस क्या होगा। तो अगर सब चीज अनचेंजेबल है, किसी में किसी प्रकार का नेचर नहीं, एरिया क्रॉस सेक्शन कुछ नहीं बदल रहा है, तो रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टाइम्स। कितना गुना आप बढ़ा रहे हैं लंबाई, उसके नंबर ऑफ टाइम्स के स्क्वायर का होगा ये। तो आपको दे रहा है ये 2 गुना बढ़ा दे रहा है, इसलिए 2 का स्क्वायर जो हो जाएगा 4 टाइम्स ये रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। इसलिए यहाँ दिया है नियत रहता है रिमेन्स कांस्टेंट, 4 गुना 4 टाइम्स बढ़ जाता है, 3 गुना 3 टाइम्स बढ़ जाता है, आधा हो जाता है, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 आइए देखिए, ताप बढ़ने से किसी कुचालक का प्रतिरोध, द रेसिस्टेंस ऑफ एन इंसुलेटर विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। इंसुलेटर का रेसिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ने से कैसे प्रभावित होता है। तो इंसुलेटर का जो रेसिस्टेंस होता है उसका मतलब वो नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है। उसका नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट का मतलब हुआ टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका रेसिस्टेंस घटेगा। नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट होने का मतलब हुआ कि उसका रेसिस्टेंस क्या होगा, घटता है। यहाँ दिया है ताप बढ़ने से किसी कुचालक का प्रतिरोध वही रहता है, रिमेन सेम, बढ़ता है, इंक्रीजेस, घटता है, डिक्रीजेस, इनमें से कोई नन ऑफ दिस, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 आइए, एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है, द रेसिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्टमीटर इज। द रेसिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्टमीटर इज। वोल्टमीटर को जब भी हम कनेक्शन करते हैं वो किसी कंडक्टर के पैरेलल में करते हैं। ये कंडक्टर है, रेसिस्ट करंट इससे आ रहा है, तो इसके पैरेलल में इसको कनेक्शन करते हैं हम लोग। यहाँ से ये करंट इससे जा रहा है, यहाँ पर है ये करंट, अगर I आ रहा है, अगर इधर से कुछ करंट चला जाएगा I1 तो इधर हो जाएगा I माइनस I1। तो मेजरमेंट जो होगा V इक्वल टू RI वो गलत आएगा, एक्यूरेट नहीं आएगा। इसलिए इधर करंट नहीं जाना चाहिए, इधर करंट नहीं जाना चाहिए। इसका मतलब इधर रेसिस्टेंस क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए। इधर का जो रेसिस्टेंस होना चाहिए वो बहुत अधिक लार्ज इनफाइनाइट होगा, तब करंट उधर नहीं जाएगा। इसलिए कहता है क्या, एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है, ऑप्शन ए सुनिए, 0 0, बी 1 किलो ओम, सी अनंत इनफाइनाइट, डी 500 ओम। इसलिए आप क्या कर सकते हैं, सी में लगा सकते हैं ऑप्शन इनफाइनाइट, अनंत हो जाएगा। यहाँ ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5,
ताप बढ़ने से किसी चालक का प्रतिरोध। द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। आपको देखिए तीनों क्वेश्चन हमने दिया है, ताप बढ़ने से कुचालक का प्रतिरोध, ताप बढ़ने से सेमीकंडक्टर का प्रतिरोध, रेसिस्टेंस ऑफ अर्धचालक, और यहाँ है ताप बढ़ने से किसी चालक का प्रतिरोध क्या होगा। तो कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ता है। आर आपका इक्वेशन भी उसका देखे होंगे आप, आर टी इक्वल टू आर जीरो 1 प्लस अल्फा इंटू टी, मतलब ये आर जीरो हो जाएगा और आर जीरो अल्फा इंटू टी, ये टी टेम्परेचर पर जो रेसिस्टेंस है उसमें इतना ऐड होगा तब ये आएगा, इसलिए आर टी इज ग्रेटर देन आर जीरो। अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर जो रेसिस्टेंस था वो टी डिग्री सेल्सियस पर उससे रेसिस्टेंस अधिक होगा, इसलिए क्या होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ताप बढ़ने से किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, ताप बढ़ने से किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 6 आइए देखिए, किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन का संवहन वेग निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है। संवहन वेग, अनुगमन वेग, ये सब एक ही वर्ड है, आपका सबका इंग्लिश एक ही होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, लेंथ लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, एरिया क्रॉस सेक्शन, पदार्थ की प्रकृति, नेचर ऑफ मटेरियल। तो नेचर ऑफ मटेरियल पर यह निर्भर नहीं करता है, बाकी सब पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 7 आइए देखिए, केवल प्रतिरोध युक्त किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा और वोल्टेज के बीच का कलांतर होता है। इन एन एसी सर्किट विथ रेसिस्टेंस ओनली द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इज, फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180। तो एसी सर्किट में सिर्फ रेसिस्टेंस अगर लगा हुआ है तो वहां पे आपको ये निकालना है। आपको देखे होंगे भी का फॉर्मूला होता है, अगर ऐसा सर्किट है, आप देखिए यहाँ पे ये सर्किट है, इसमें आर है और यहाँ पे आपने वोल्टेज अप्लाई किया है, V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पे ये एंगल बता रहा है, इसमें करंट I है तो I का फॉर्मूला होता है I नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ भी वही एंगल रहता है जो वोल्टेज के साथ है, मतलब दोनों सेम फेज में रहता है, दोनों का समान कला में होता है, इसलिए कलांतर इज 0, फेज डिफरेंस इज 0। यहाँ पे 0 डिग्री, 45, 90, 180, इसलिए ऑप्शन ए इज बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 आइए देखिए, प्रतिबाधा का एसआई मात्रक, एसआई यूनिट ऑफ इम्पीडेंस, एसआई यूनिट ऑफ इम्पीडेंस। इम्पीडेंस कहाँ होगा आपको, इम्पीडेंस होगा एलसीआर सर्किट में या एलआर सर्किट में। हम यहाँ पर आपको लिखा रहे हैं, ये एल है, ये सी है, ये आर है, एल सी आर। आर के साथ मतलब ये इसके साथ यहाँ पर इम्पीडेंस होगा, इसके साथ यहाँ पर भी इम्पीडेंस होगा, ये तीनों रहेगा, वहाँ पर भी इम्पीडेंस होगा। प्रतिबाधा, इम्पीडेंस इज ए टाइप ऑफ रेसिस्टेंस, नेट वोल्टेज बाय नेट रेसिस्टेंस जो होगा वो कहलाएगा इसका इम्पीडेंस, इसलिए इसका भी यूनिट जो होगा रेसिस्टेंस है तो क्या होगा, ओम। ऑप्शन ए इज करेक्ट। यहाँ ओम है, यहाँ हेनरी है, यहाँ वोल्ट है, यहाँ एम्पियर है, इसलिए प्रतिबाधा का एसआई यूनिट ऑफ इम्पीडेंस इज ओम। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का कारण होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का कारण होता है द कॉज ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज, कॉज ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स, कुंडली का घूर्णन रोटेशन ऑफ कॉइल, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो आप पढ़े होंगे लेंज लॉ, लेंज लॉ कहता है E इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी, ये चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है, मतलब चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन होता है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, इसलिए ऑप्शन डी इज बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए, परिनालिका के अंदर नरम लोहे का क्रोड डालने पर चुंबकीय क्षेत्र बी प्रबल हो जाता है, क्षीण हो जाता है और परिवर्तित रहता है, शून्य हो जाता है। When a soft iron core is introduced inside a solenoid, then magnetic field B becomes strong, weak, remains constant, 0। तो परिनालिका आप समझते हैं, परिनालिका होता है, ये परिनालिका है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आयरन का कोर अगर आप डाल देते हैं, कोई
सॉफ्ट आयरन कोर, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड जो होता है और वेरी स्ट्रांग हो जाता है, बहुत स्ट्रांग हो जाता है। मतलब ऑप्शन जो है ए प्रबल हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 आइए, गलत संबंध निकालिए, फाइंड द इनकरेक्ट रिलेशन। यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें आपको गलत संबंध निकालना है, कौन सा है। देखिए क्या कह रहा है, 1 टेस्ला इज 10 to the power 4 गॉस, 1 गॉस इज 10 to the power -4 टेस्ला, 1 टेस्ला इज न्यूटन सेकेंड बाय कूलम मीटर, 1 टेस्ला इज वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो 1 टेस्ला वेबर पर मीटर स्क्वायर, ए बी सी आप पढ़े हैं सब। यहाँ पर 1 गॉस इज 10 to the power -4 टेस्ला, इसलिए 1 टेस्ला इज 10 to the power 4 गॉस प्लस में हो जाएगा। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मतलब जो टेस्ला होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर को टेस्ला कहते हैं, इसलिए ये जो है तीनों सेम है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ये गलत रिलेशन है वहां पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आइए, यदि Q आवेश एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में B के लंबवत दिशा में v वेग से गतिशील होता है तो आवेश की गति का पथ होगा। ऑप्शन सुनिए, सरल रेखा, आयताकार, वृत्ताकार, यादृच्छिक। If a charge Q is moving in a uniform magnetic field B with velocity v perpendicular to B, then path of the charge is straight line, rectangular, circular, random path। कौन सा पाथ होगा? तो आप याद कीजिए, when a charged particle moves in a magnetic field with velocity v at an angle theta, then it experiences a force, then it experiences a force। मतलब ये चार्ज, ये मैग्नेटिक फील्ड है, Q चार्ज है, V वेलोसिटी से थीटा एंगल पर प्रवेश करता है, तो इस पर एक फोर्स काम करता है, मैग्नेटिक फोर्स, दैट इज Fm। Fm इक्वल टू Q V क्रॉस B, इसको हम लोग बोलते हैं, दैट इज इक्वल टू Q V B साइन थीटा। ये फोर्स इसमें ये काम करता है, ये फोर्स काम करता है। अगर ये चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रहेगा या एंटी पैरेलल रहेगा तो ये थीटा 0 हो जाएगा, नो फोर्स एंड द पाथ विल बी स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन होगा। और अगर ये 90 पर प्रवेश करेगा तो पाथ विल बी सर्कुलर, पाथ विल बी सर्कुलर। और स्ट्रेट लाइन हो गया 0 पर, 180 पर और 90 पर सर्कुलर। और अगर 30 या 45 या 60 पर जाता है देन दैट विल बी हेलिकल पाथ, हेलिकल पाथ हम लोग कहते हैं इसको। तो यहाँ पर 90 पर प्रवेश कर रहा है, इसलिए ये हो जाएगा सी, वृत्ताकार, सर्कुलर पाथ होगा, सर्कुलर पाथ। क्वेश्चन नंबर 13 में आइए, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए पदार्थ की उच्च मान होनी चाहिए। द मटेरियल फॉर परमानेंट मैग्नेट मस्ट हैव हाई वैल्यू। हाई वैल्यू किसका, कौन सा वैल्यू होना चाहिए? धारणशीलता, रिटेंटिविटी, निग्राहिता, कोर्सिविटी, चुंबकशीलता, परमिबिलिटी, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दिस अबव। तो परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए जिस मटेरियल में ये तीनों गुण होता है, धारणशीलता होता है, धारणशीलता भी अधिक होनी चाहिए, निग्राहिता भी अधिक होनी चाहिए, और परमिएबिलिटी, चुंबकशीलता भी अधिक होनी चाहिए। मतलब रिटेंटिविटी, कोर्सिविटी और परमिएबिलिटी, ये तीनों में जिसमें होता है उसी मटेरियल का यूज हम लोग करते हैं परमानेंट मैग्नेट के लिए। एग्जाम्पल आप जानते हैं, स्टील, अल्निको, एल्यूमिनियम, मतलब ये एलॉय है, अल्निको, एल्यूमिनियम, निकेल, कोबाल्ट, है ना, टीकोफेरल, ये सब जो टीकोनल, टीन, निकेल, कोबाल्ट, एल्यूमिनियम, ये सब जो है मिक्सचर है, मतलब इसको हम लोग मिश्र धातु कहते हैं, एलॉयज, उस सब में ये गुण पाया जाता है और उसका यूज हम लोग करते हैं परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 49 है, यदि संधारित्र में प्रत्यावर्ती विभव आरोपित किया जाए तो उत्पन्न धारा होती है, विभव से π/2 पीछे, आगे विभव से π/2 पीछे, विभव के साथ समान कला में कुछ नियत नहीं है। इफ एन AC voltage is applied to a circuit containing capacitor, the produced current leads the voltage by π/2, lags the voltage by π/2, are in same page with voltage, nothing definite। इसमें कुछ नहीं कहा सकता है। तो अब फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो इसमें आपको याद रखना है कि सर्किट में तीनों का रहता है। आपको याद, बार बार आपको कह रहे हैं कि इस तरह का वीडियो मेरा कई बार आया है जिसमें सर्किट में, फिर एक बार आपको यहाँ पर याद दिला देते हैं कि अगर सर्किट में सिर्फ R है और यहाँ पर आपने AC वोल्टेज लगाया है और यहाँ पर दे रहा है सर्किट में C है, कंडेंसर है,
और यहाँ पर आपने एसी वोल्टेज लगाया है, एसी वोल्टेज लगाया है, तो यहाँ पे V बराबर होता है V नॉट साइन ओमेगा टी, I बराबर होता है I नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पे हो गया आपको V जो लगाए हैं ये V है और ये I हो गया इसमें, यहाँ पे V है और यहाँ I है, तो V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी और I बराबर होता है I नॉट, यहाँ पर हम लिखते हैं इसको I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। और अगर सिर्फ आपका इसमें L है, ओनली L है और यहाँ पर वोल्टेज अप्लाई किए हैं L में, तो यहाँ पे V तो वही है सब में देख रहे हैं, V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, लेकिन यहाँ पर I बराबर होता है I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ये आपको ध्यान देना है। अगर सिर्फ रेसिस्टेंस है तो दोनों सेम फेज में रहेगा, सिर्फ एक कंडेंसर है, यहाँ पे C है ये, तो यहाँ पे करंट वोल्टेज से 90 डिग्री आगे है, लिफ्ट्स द वोल्टेज बाय पाई बाई टू, विभव से 90 डिग्री आगे रहता है। और अगर यहाँ पर सिर्फ इंडक्टर रहेगा आपको, तब उसमें करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे रहता है। इसलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन जो है A वो बिल्कुल करेक्ट। तो इस तरह का वीडियो हम आपके लिए बताए तब तक लाते रहेंगे जब तक कि आपका फाइनल एग्जामिनेशन 16 फरवरी को फिजिक्स हो नहीं जाता है। आप शुरू से अंत तक वीडियो के साथ बने रहिए और अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ताकि यही मेरा एनर्जी का काम करता है। चलिए, थैंक यू।